Dear students, in this 10th lecture of chemical equilibrium, we are going to discuss ली-चैटलियस प्रिंसिपल। ली-चैटलियस प्रिंसिपल के बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो फर्क पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हमें बताता है। और इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, इनमें चेंज आने की वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट करेगी या बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेट करेगी, या सीधे सीधे बोलें अगर हम तो इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट किस तरफ शिफ्ट होगी। सो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियस प्रिंसिपल, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर and it alters with change in concentration of components, total pressure and temperature। या हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैटिक नहीं होती है, डायनामिक होती है। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही साथ में होती रहती है, बट इक्विलिब्रियम स्टेट पे दोनों का रेट बराबर होता है। और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम प्रभावित होगी, उसमें चेंज आएगा जब कंसंट्रेशन में, टोटल प्रेशर में या टेम्परेचर में चेंज आएगा। अब ये चेंज कितना आएगा, यानी एक्सटेंट ऑफ चेंज, और किस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट करेगी या बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेट करेगी, इसके बारे में हमें ली-चैटलियस प्रिंसिपल से पता चलता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन सच अ वे दैट इट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज और स्ट्रेस। सो इस प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम किसी सिस्टम में जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, उस पर अगर हम कोई स्ट्रेस डालें, स्ट्रेस मतलब कुछ चेंज लेकर आए, जैसे कि कंसंट्रेशन में चेंज लेकर आए या प्रेशर में चेंज लेकर आए या टेम्परेचर में चेंज लेकर आए, तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आएगा। और ये शिफ्ट इस तरह से आएगा कि जो बाहर से प्रभाव डाला गया है, जो स्ट्रेस डाला गया है या जो चेंज किया गया है, उसको मिनिमाइज करा जाए। बाहर से कोई प्रभाव पड़ेगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में उस प्रभाव का असर कम से कम हो। अब इस लॉ का यूज कहाँ पर है? यूजिंग ली-चैटलियस प्रिंसिपल हम ये बता सकते हैं कि कौन सी कंडीशंस होंगी जब किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस में, बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शंस में, हमें यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो हम वो कंसंट्रेशन कंडीशंस या प्रेशर कंडीशन या टेम्परेचर कंडीशंस को जान करके हम रिएक्शन से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन या ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड निकाल सकते हैं। जो बाहर से जो चेंजेस आ रहे हैं, जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं, उनका प्रभाव इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या पड़ेगा और कैसे इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इसके लिए हम अब एक एक करके इन इफेक्ट्स को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इफेक्ट देख रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। से किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है बाय एडिशन ऑफ दैट कंपोनेंट, तब इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा ताकि जिस कंपोनेंट की हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई है उस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाए। इसी तरह से अगर हम किसी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में उस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम में है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में इसकी कंसंट्रेशन कम हो। अब हम जानते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन जाएगी तो कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। सिमिलरली से हम कैल्शियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो इसकी कंसंट्रेशन कम करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेट करेगी। और अगर हम किसी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन कम करते हैं, से हम कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम करते हैं, तब क्या होगा? जैसा कि अभी हमने देखा, इक्विलिब्रियम अब उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए। इसकी कंसंट्रेशन तब बढ़ेगी जब बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेट करेगी। सो हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन चेंज होने से रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। इस तरह से शिफ्ट आएगा कि जो भी हमने करा है उसके अपोजिट इफेक्ट पैदा हो। सो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रभावित होता है चेंज इन कंसंट्रेशन से, और जब यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट करेगी, और जब किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेट करेगी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इफेक्ट देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। सो केमिकल इक्विलिब्रियम में
प्रेशर का चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज आता है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे व्हेन कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन आर इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट देन इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। यानी कि अगर हमारे पास जो कंपोनेंट्स होंगे वो या तो लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो तो प्रेशर में चेंज करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पर जब कंपोनेंट्स गैसियस कंपोनेंट्स होंगे तब चेंज इन प्रेशर की वजह से इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंज आएगा, उसमें फर्क पड़ेगा। अब गैसियस कंपोनेंट्स के लिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट डिपेंड करेगा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, यानी डेल्टा एनजी पे डिपेंड करेगा। डेल्टा एनजी की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। सो व्हेन डेल्टा एनजी इज जीरो, जब डेल्टा एनजी जीरो होगा तब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स आर सेम एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। और ऐसी कंडीशन में चेंज इन प्रेशर से इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। इसी तरह से व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब डेल्टा एनजी जीरो ना हो तब चेंज इन प्रेशर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर causes the equilibrium to shift in that direction which will cause lowering in pressure। so मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी हम बाहर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड करेगी। कंडीशन क्या है यहाँ पे, ऐसा तब होगा जब डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। तो जब डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो बाहर से प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ इंटरनल प्रेशर जो है वो कम हो जाए। अब ऑब्वियसली अगर किसी फॉरवर्ड रिएक्शन में या बैकवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करने पर रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर PCl5 का कन्वर्जन देख रहे हैं PCl3 और Cl2 में, और यहाँ पे डेल्टा एनजी वैल्यू 2 है। इसको देख लेते हैं किस तरह से। यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, Cl2 के भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है और PCl5 के भी 1 है। तो डेल्टा एनजी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के हो गए 1 + 1 2 और रिएक्टेंट के लिए हो गए 1। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी 1 आ गया जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स थे प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में 1 मोल है। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में जाने पर कम हो रहे हैं। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम प्रेशर को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम स्टेट उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे होंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जब प्रेशर हम कम करेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। हेबर्स प्रोसेस का एग्जांपल देख रहे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं। अगर हम डेल्टा एनजी निकालेंगे यहाँ पे तो N2 के मोल्स 1 है, H2 के 3 और अमोनिया के 2। तो यहाँ पे टोटल मोल्स हो गए 4 और डेल्टा एनजी जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 - 4, यानी कि -2 आ जाएगा यहाँ पे। सो जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और जब हम प्रेशर को कम करेंगे तो रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे होंगे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इसी तरह से और एग्जांपल है यहाँ पे N2O4 का कन्वर्जन NO2 में। सिमिलरली SO2 ऑक्सीजन का कंबाइन करके SO3 का फॉर्मेशन। अब जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट गैसियस है। तो अगर हम डेल्टा एनजी निकालेंगे तो 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही गैसियस कंपोनेंट है और इधर 0 गैसियस कंपोनेंट है। तो डेल्टा एनजी हो जाएगा 1 - 0, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 होगा यहाँ पे। सो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी रिएक्शन। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि हमने वेंट ऑफ इक्वेशन में देखा था, चेंज इन टेम्परेचर विल कॉज अ शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द एंथैल्पी
चेंज ऑफ रिएक्शन। हम ये देख चुके हैं कि K में चेंज आता है विद चेंज इन टेम्परेचर, बट ये चेंज डेल्टा H पे भी डिपेंड करता है, एंथैल्पी चेंज पे भी डिपेंड करता है। अब से हम एंथैल्पी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो से कोई रिएक्शन है A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस डी, तो से अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा H की कुछ वैल्यू है, से माइनस एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। सो अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा लिखेंगे C प्लस डी इन इक्विलिब्रियम विद A प्लस बी, तो डेल्टा H यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स, मतलब वैल्यू उतनी होगी, बस साइन क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, या पहले प्लस होगा तो फिर अब माइनस हो जाएगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी देन बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी और वाइस वर्सा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर चेंज की। सो इफ टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज देन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड। जब भी टेम्परेचर हम बाहर से कम करने की कोशिश करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड होगी, यानी कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सिस्टम का, एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा, यानी वो रिएक्शन फेवर्ड होगी जिससे सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाए, अब वो चाहे बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो। सो ली चैटलेस प्रिंसिपल हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फेवरेबल कंडीशंस की बात करेंगे, कुछ रिएक्शंस की, कुछ एग्जांपल्स हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, से कोई रिएक्शन दे देंगे आपको और उसमें बोला जाएगा कि पर्टिकुलर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, से कोई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, इस तरह से बात करी जा सकती है। डेल्टा एनजी वैल्यू देख करके हम प्रेशर में चेंज के बारे में बात कर सकते हैं